तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपके ईवीएस में पूछे गए हैं, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पर्यावरण अध्ययन कोई जीके जीएस नहीं है जिसमें कोई नया प्रश्न आएगा या फिर करंट अफेयर का कोई प्रश्न आएगा। इसमें वही प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपका बाल विकास हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, इन सब के प्रश्न वही बार बार रिपीट होंगे। तो इन सब के प्रश्नों को ही अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आराम से जो है 90 नंबर ले आ लेंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, और आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यही प्रयास हमारा है। एक दिन में 2 वीडियो हम लेकर के आएंगे। ये आपकी ईवीएस की वीडियो है, आज शाम को बाल विकास की वीडियो यानी सीडीपी या फिर हिंदी की एक वीडियो आज शाम को आने वाली है। तो 2 वीडियो का टारगेट रहेगा और हम प्रत्येक दिन 30-30 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2022 में और 2023 के वर्ग 2 के जो आपका प्री एग्जाम हुआ है उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर आप तक पहुंचती रहें और दोस्तों तक शेयर भी कर देना। लास्ट में आप हमको ये भी बताना कि आपके कितने नंबर बने हैं इस वाले पेपर में। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हर एक प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हुए चलेंगे जिससे कि अगर उस फैक्ट से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकें। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं जानी जाती, यानी इनमें से कौन सा एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, भूकंप, न्यूक्लियर विस्फोट या फिर सुनामी। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो न्यूक्लियर विस्फोट है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, वह मानवों द्वारा जो है बनाया जाता है, इसलिए उसे हम प्राकृतिक आपदा में, नेचुरल डिजास्टर में काउंट नहीं करते हैं। देखिए प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़, भूकंप व सुनामी, चक्रवात आदि की गणना की जाती है। ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त आपदाएं हैं, जबकि जो न्यूक्लियर विस्फोट है मानव निर्मित आपदा के रूप में जाना जाता है। जो परमाणु विस्फोट होता है वो मानवों के द्वारा बनाया गया बम है जिसकी वजह से विस्फोट हो रहा है, तो उसे हम मानव निर्मित आपदा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, संतरा कौन से विटामिन का समृद्ध स्रोत है। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर सी है, विटामिन सी जो है वो संतरे में पाया जाता है। और कौन कौन से फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो जितने भी आपके खट्टे फल हैं, जैसे कि आपका आंवला हो गया, सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो आंवले में पाया जाता है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, इनमें आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। तो संतरा विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है। एक बड़ी नारंगी में 100% आरडीआई यानी कि 100% जो है विटामिन सी एक बड़े नारंगी में होता है। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसमें मसूड़ों की सूजन हो जाती है और मुंह से बदबू आने लगती है, पायरिया, ये सब जो है विटामिन सी की वजह से होने वाले रोग हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, संदूषित भोजन खाने से क्या होगा। अगर आप दूषित भोजन खा लेंगे तो क्या होगा, दुर्बलता, खाद्य विषाक्तता, सर दर्द या फिर इनमें से सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो खाद्य विषाक्तता है यानी कि फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप संदूषित भोजन यानी कि खराब भोजन खा लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। देखिए भोजन के संदूषित होने की पहचान उसके रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन से की जाती है। ये भोजन खराब हो गया पता कैसे चलेगा, तो अगर आप शाम का रखा हुआ भोजन सुबह करेंगे या दोपहर में करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है उसका रंग बदल गया है, उसमें स्वाद में चेंजमेंट हो गया है, उसके गंध में वो मतलब दुर्गंध उसमें आने लगी है, तो वो एक तरह का संदूषित भोजन हो जाता है। फफूंद जो है एक प्रकार का कवक है जो दूषित भोजन पर उगता है। अगर आप जो रोटी खाते हैं कुछ दिन के लिए रख देंगे तो आप देखें उस पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ पड़ गया है ना, चिन्ह सा पड़ गया है, तो ये फफूंद होता है जो कि दूषित भोजन पर उगता है और यह एक तरह का कवक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो सौर मंडल से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं ईवीएस से, तो उन सभी प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, शुक्र, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है वो आपके सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। शुक्र सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है। सबसे पहले सूर्य से अगर हम पहले नंबर बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो जो शुक्र है उसका क्रम दूरी में दूसरे नंबर पर आता है।
शुक्र बुध से अधिक गर्म है। अब शुक्र बुध से अधिक गर्म क्यों होता है? तो देखिए, ये सूर्य है आपका, ये बुध है, ये शुक्र है। शुक्र पर जो गर्मी आती है वो गर्मी वापस नहीं जा पाती है, इस वजह से जो शुक्र है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसकी क्रांति अवधि यानी कि ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? तो 225 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जो बुध है वो 88 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और देखिए, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मोटापा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार तत्व कौन सा है? किसकी वजह से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन है: प्रोटीन, खनिज, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो वसा होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट के रूप में वसा शरीर में जमा हो जाता है तो मोटापा हो जाता है। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति के शरीर में इतना कार्बोहाइड्रेट के रूप में वसा जमा हो जाता है कि उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपके शरीर में जो है चर्बी के रूप में वसा जमा हो जाता है। और आजकल जितने भी रोग हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ये सारे रोग जो है मोटापे की वजह से ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? किस दिशा में ध्रुव तारा निकलता है? दक्षिण, पूर्व, उत्तर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा निकलता है। देखिए, प्राचीन समय में लोग तारों की मदद से रात के दौरान दिशा का निर्धारण करते थे कि कौन सी दिशा की ओर हम जा रहे हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है, इसलिए हम इसे उत्तर तारा भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हो सकता है इनमें से ही प्रश्न देखने को मिल जाए। देखिए, भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में सबसे अधिक कैलोरी कौन देता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर सभी? यानी सबसे, अगर आप 1 ग्राम, ये सभी चीज़ें 1-1 ग्राम लेंगे तो सबसे ज़्यादा कैलोरी आपको कौन प्रोवाइड करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वसा जो है वो सबसे अधिक कैलोरी प्रोवाइड करता है। देखिए, वसा वह भोजन है जो भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में सबसे अधिक कैलोरी देता है। वसा का एक अन्य नाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो वसा को ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वसा का रासायनिक नाम आपसे पूछ सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होता है। देखिए, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शनि? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह को हम शीतकालीन ग्रह फिर शीत ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, बृहस्पति का जो औसत टेम्परेचर होता है वो सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। इसकी वजह से वहाँ का मौसम ठंडा रहता है और बृहस्पति को हम शीत ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है अपने सौरमंडल का, और बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, देखिए, और सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है, आपको हमने बताया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 का प्रश्न देखते हैं। एक खगोलीय इकाई को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो एक खगोलीय इकाई होती है वो किसको दर्शाती है? देखिए ऑप्शन, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी के केंद्र और ध्रुव तारे के बीच की दूरी। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो एक खगोलीय दूरी है वो पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को दर्शाती है। एक खगोलीय दूरी जो होती है उससे हम पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को काउंट करते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। बिग बियर जो है वो किसका उदाहरण है? तारामंडल का, मंदाकिनी का, या फिर केवल तारा का, या फिर सभी का? तो बिग बियर क्या होता है? जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था तो लोगों का ये बिग बियर क्या है? बियर तो एक तरह का भालू होगा, लेकिन भालू ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये बिग बियर क्या होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो तारामंडल है, एक तारामंडल है जिसे हम बिग बियर के नाम से जानते हैं। अब ऐसे अन्य कौन कौन से तारामंडल है जिसका नाम आपको याद रखना है? हो सकता है आपसे एग्जाम में इन तारामंडल से इस बार प्रश्न पूछ लें। तो एक तारामंडल तारों का एक समूह होता है जो कोरियन द ग्रेट हंटर, लियो द लायन, टोरस द बुल, ये सारे स्वरूप को चित्र बनाता है, इस तरह के चित्रों को बनाता है, तो एक तरह का तारामंडल होता है। और कौन कौन से तारामंडल हैं? आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल कौन कौन सा है? तो देखिए, हाइड्रा, कन्या, मेजर, सेटस, हरक्यूलिस, ये सभी तारामंडल हैं जो बहुत बड़े बड़े तारामंडल हैं। इनमें से आपका अगले एग्जाम में आपसे जो है प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की? 50 बार जो है व्यापम में पूछा गया ये प्रश्न है। जेम्स हिक्की के द्वारा, अल्बरूनी के द्वारा, स्कीनर के द्वारा, या फिर जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉर्ज लेमेंटेयर, जिन्हें हम जॉर्ज लेमेंत्रे भी कहते हैं, इनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। कुछ फैक्ट देख लीजिए।
बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक एवं स्वीकृत है। तो सबसे ज़्यादा स्वीकृत, सबसे ज़्यादा मान्य कौन सी थ्योरी है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, वो बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। इस थ्योरी को विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस थ्योरी का दूसरा नाम विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी है। इसकी खोज जॉर्ज लेवेंटेयर के द्वारा की गई थी। और देखिए एक और फैक्ट यहाँ पर बन सकता है, 1920 में एडविन हब्बल ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। तो प्रश्न बनेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है, ये किसने कहा? एडविन हब्बल ने कहा। कब कहा? 1920 में कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन हमारी सौर प्रणाली में काउंट नहीं किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, धूमकेतु, निहारिका, ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो निहारिका है उन्हें हम अपने सौरमंडल में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं? देख लीजिए, निहारिकाएं अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। तो निहारिका एक तरह का बादल होती है जो धूल से मिलकर के बनी होती है, गैसों से मिलकर के बनी होती है। और सौरमंडल में किसे काउंट करते हैं? तो सौरमंडल में हम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सभी जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं यानी कि ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें हम काउंट करते हैं। पृथ्वी का सबसे ज्ञात निहारिका कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे निकटतम ज्ञात निहारिका हेलिक्स है। ये नाम भी आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? आकाशगंगा की अब यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सीधे आंसर की ओर अपन चलते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कैनिस मेजर बोनी आकाशगंगा है, ये सबसे निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है पृथ्वी के। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 2003 में फ्रांस, इटली और यूके के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज? 2003 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है? कौन सा आपको नेचर के द्वारा दिया जाता है? जल, खनिज, लकड़ी या फिर सभी? तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो प्रकृति के द्वारा हमको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे सभी पदार्थ जो सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, धूप हो गई, हाँ, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, अगला देखिए, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ओम, डेसिबल, जूल या फिर एम्पियर? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को नापा जाता है। अन्य जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, उसको इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। जूल क्या है? तो जूल कार्य की इकाई होती है। एम्पियर क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है उसे हम एम्पियर में काउंट करते हैं। अगला प्रश्न, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना सभी दोस्तों के पास में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? कितने टाइम बाद जो है हेली धूमकेतु निकलता है? सीधे आंसर की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 से 76 वर्ष के अंतराल में हेली धूमकेतु निकलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। तो हेली धूमकेतु जो है वो एक आवर्ती धूमकेतु है, यानी कि निश्चित टाइम के बाद जो निकले उसे हम आवर्ती धूमकेतु कहते हैं। इसका नाम खगोल शास्त्री एडविन हेली के नाम पर रखा गया। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। अगली बार ये 2062 में दिखेगा। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, 1986 और 2062। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, प्रोटीन की कमी से उबरने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका सेवन करने से हमें प्रोटीन की कमी नहीं होगी? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूध, फलियां और मांस, इन्हें अगर हम खाते हैं तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अब जो लोग शाकाहारी हैं तो वो मांस की जगह सोयाबीन खा सकते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन में भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो जीवन निर्माण के खंड हैं। प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन, अब देखिए अगर आप जिम करने जा रहे हैं, जिम करने के बाद में देखते हैं जिम करने वाले प्रोटीन जरूर लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डर का काम करता है। जो हमारे ऊतक टूट जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। देखिए, पाचन के दौरान प्रोटीन खाद्य पदार्थों एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। देखिए अगला प्रश्न, एगमार्क क्या है? सहकारिता, गुणवत्ता गारंटी स्टाम्प, उत्पाद या फिर बारकोड? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणवत्ता गारंटी का जो स्टाम्प होता है वो आपका एगमार्क होता है। देखिए, एगमार्क एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है जो एक शासकीय निकाय द्वारा उत्पाद को शुद्ध और आवश्यक गुणवत्ता का लेबल प्रदान करता है। अगर किसी पदार्थ पर आपको एगमार्क चिन्ह लगा दिख जाता है तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो चीज़ है वो एकदम शुद्ध है। तो शुद्धता का जो लेवल है वो उसे हम एगमार्क कहते हैं। खाद्य पदार्थों के पैकेट पर बना लाल और भूरा रंग
किस विशेषता की पहचान है कि वह प्रोडक्ट जो है वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अगर लाल और भूरा रंग का निशान बना है तो वो आपका मांसाहारी प्रोडक्ट को दर्शाता है। देखिए, भारत में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर शाकाहारी और मांसाहारी के अंतर के लिए अनिवार्य चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। हरा रंग जो है वो शाकाहारी और लाल रंग जो है वो मांसाहारी को दर्शाता है। आप कभी केक खरीदते होंगे, जो पैक पैक वाला केक आता है, तो उसमें आपको यहाँ पर रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का चिन्ह लगा होता है, तो वो शाकाहारी और मांसाहारी को दर्शाता है। देखिए, भोजन के संबंध में गलत कथन इनमें से कौन सा है? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे प्रश्नों में आपको देख लेना है कि ये दो ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इनमें से ही आपका आंसर होगा, या तो कार्बनिक पदार्थ होगा या फिर अकार्बनिक पदार्थ होगा भोजन। आंसर की बात करें, सही आंसर ए हो जाएगा। आपसे गलत पूछा गया है, तो भोजन अपना एक कार्बनिक पदार्थ होता है, बिल्कुल सही है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरता है। भाई, पेट में भोजन जाता है, HCl उस पर गिरता है, HCl से क्रिया करके वो पचता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल ATP के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, तभी हम कार्य कर पाते हैं। लेकिन यह अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, जबकि भोजन एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है। गलत आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भोजन की आपको ये तो हमने बता ही दिया है, भोजन जब पच जाता है तो हमको जो है ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हम कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोजन को पूरी तरह से चबाकर खाने के क्या फायदे होते हैं? स्वस्थ वजन बनाए रखता है, पाचन आसान होता है, दांतों के लिए अच्छा, या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, आइए देखते हैं। भोजन को पूरी तरह से चबाने से निगलने में आसानी होती है। पहली बात, निगलने में आसानी होगी, फिर वो पेट में पचने में आसान होगा। पेट में पचने में आसान होगा तो हमारा वजन कंट्रोल रहेगा, वसा नहीं बनेगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। इससे सड़न और मसूड़ों की सूजन में रोकथाम होती है। दांतों के लिए भी एक्सरसाइज होती रहती है, जिससे उसमें सड़न नहीं होती है और उसमें मसूड़ों में सूजन नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती है। तो ये उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 22। हमारे आकाश में रात के समय सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बहुत सारे लोग तुरंत कहेंगे ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा सबसे चमकीला नहीं है, वो हमारी पृथ्वी के पास में है, नज़दीक है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। सूर्य के बाद में सबसे ज़्यादा चमकीला हमको ध्रुव तारा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चमकीला है वो कैंपस, सीरियस, वेगा, स्पिका, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सीरियस ए नाम का जो तारा है वो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, जो रात में हमको दिखाई देता है। अगला देखिए, खेत में DDT छिड़कने से किसको नुकसान होता है? मिट्टी को, वायु को, मिट्टी वायु दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई, अगर आप DDT का छिड़काव करेंगे तो मिट्टी और वायु दोनों को नुकसान होगा। DDT एक तरह का कीटनाशक होता है जो फसलों पर छिड़का जाता है, ठीक है। फसलों पर छिड़केंगे तो जो वायु चल रही है, इस वायु को भी प्रदूषण होगा और ये मिट्टी में घुल करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी खत्म कर देता है, तो ये दोनों के लिए हानिकारक है। देखिए, प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, ज्योतिबा फुले को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये पॉलिटी का प्रश्न इसमें क्यों आ गया? तो देखिए, EVS में आपको दो या तीन प्रश्न ऐसे मिलेंगे, जो आपके एक पॉलिटी का प्रश्न मिल जाएगा, एक आपका MP GK का प्रश्न मिल जाएगा, एक आपको हिस्ट्री का प्रश्न मिल जाएगा। क्योंकि GK GS इसमें नहीं है, इसलिए इसी में आपको ये पॉलिटी वगैरह के प्रश्न जो हैं वो एक आध दो प्रश्न मिलेंगे, लेकिन बहुत सिंपल लेवल के जो प्रश्न होंगे वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। थोड़ा सा कठिन करेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो उसे जो है संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी और लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, अल्ना, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फीमर हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं, मानव की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। चलिए, अब आप ये 25 प्रश्न आपके पूरे हो गए। अगली वीडियो में 30 प्रश्न लेकर के आया करेंगे हम, ठीक है। 30 प्रश्न अगली बाल विकास या फिर हिंदी की वीडियो में। तो बताइए भाई, 25 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आए हैं? 25 में से 25 वाले कितने लोग हैं? 24, 23, 20 कितने लोगों के ऐसे नंबर आए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी भाई, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये PYQ सीरीज लगातार चलती रहे, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप PYQ ही कवर कर लेते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके लगभग 60 से 70% प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। इधर के मान लीजिए वर्ग 2 के जो प्रश्न आए होंगे वर्ग 3 में डाल देंगे, जो सिंपल प्रश्न होंगे। वर्ग 3 के पिछले प्रश्न 2022 वाले इसमें आ जाएंगे। वर्ग 1 के सिंपल प्रश्न वर्ग 3 में डाल देंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। 2022 के प्रश्न वर्ग 3 के,
वर्ग 2 के 2023 के प्रश्न, वर्ग 1 के 2023 के प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम एक साथ कवर करेंगे जो PYQ के थ्रू होंगे और इनमें से ही आपका काम हो जाएगा, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सक्सेस जंक्शन लाइव, ऐसे भी आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री में आपको हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी 2 से 3 घंटे बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।